नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सोशल मीडिया का जमाना है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आजकल खबरें और वीडियो बहुत तेजी से वायरल होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड भी हमको देखने को मिलते हैं। आज जो एक एपिसोड सब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, खास करके यूथ और जो व्यापार शुरू कर रहे हैं उनके बीच में। नाम बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दूं, शार्क टैंक का बड़ा चलन है। जिसे भी देखिए शार्क टैंक देखता है और ऐसे ऐसे आइडिया जिसको सोचकर लगता है कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है, क्या ऐसा आइडिया क्लिक करके कुछ बड़ा काम हो सकता है, लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है। कई बार इसे मन में आता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, क्रिएटेड तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवालों के बीच जब रायपुर से जोफ मसाले के आकाश अग्रवाल जब पहुंचे शार्क टैंक पे, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि रायपुर में भी क्या कोई ऐसा उद्योग है जो शार्क टैंक तक पहुंच गया और हमें पता नहीं है। तो चलिए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आकाश। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शार्क टैंक तक पहुंचने का सिलसिला तो मैं आपसे जानूंगी ही, लेकिन सबसे पहला सवाल ये जो मेरे मन में उठता है वो ये कि टीवी शोज को लेकर ना हमेशा ये होता है कि स्क्रिप्टेड होता है और ये केवल दिखाने के लिए ऑडियंस बेस्ड होता है और टीआरपी गेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। क्या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है? शार्क टैंक जो है ये 100% सच्चाई के साथ बना हुआ शो है। नॉर्मली जितने भी रियलिटी शोज हैं वो सब स्क्रिप्टेड रहते हैं, पहले से शूट हो जाता है। शार्क टैंक भी पहले से शूट होता है, बट यहाँ जो भी चीजें होती है वो सब स्पॉन्टेनियस होता है। किसी को ये नहीं पता होता है कि जब आप टैंक के अंदर जाएंगे आपको क्या पूछा जाएगा। शार्क्स को ये पता नहीं होता है कि कौन सा कंटेस्टेंट आने वाला है, उसका क्या ब्रांड है। अच्छा, हमें ये नहीं पता होता है कि वो हमें क्या सवाल पूछेंगे। सो ये इतना स्पॉन्टेनियस रहता है। आप वहां पर उनका कैसे जवाब देते हैं, उनके सवाल का आपको अपने स्टार्टअप के बारे में कितना नॉलेज है, इंडस्ट्री के बारे में कितना नॉलेज है, उसी को देखते हुए वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डील, जो भी पैसा आपको देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी वहां जो बातें होती है 1-1.5 घंटे की, उसी के ऊपर उनका डिसीजन आता है। हमें दिखाया जाता है 15 मिनट का, बट जो वो बातें चलती है लगभग 1 से 1.5 घंटा की चलता है, जिसमें वो लोग इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके स्टार्टअप में वाकई दम है कि नहीं है। अब जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये स्टार्टअप अच्छा है और डेफिनेटली ये काफी आगे बढ़ सकता है, इन्वेस्टर का अमाउंट उनको रिटर्न दे सकता है अच्छा बना के, तब वो लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल आकाश। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप बात करें, नेशनल मीडिया में अगर आपको 20 से 25 मिनट का समय मिल रहा है और अगर उसके साथ साथ आपको एक बड़ा जो फायदा मिलता है वो है मार्केटिंग का, तो आपको लगता है कि मार्केटिंग का भी जिम्मा, मुझे लगता है कि ये शो उठा रहा है और अपने आप एक मार्केटिंग को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है। सही बताऊं तो शार्क टैंक इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को तो लेके आ ही रहा है, बट अगर आप देखेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है, वो हो रहा है मार्केटिंग का। इन्वेस्टमेंट तो आपको पूरे इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर से भी मिल जाएगा, दोस्तों से भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे तरीके इन्वेस्टमेंट लेने का, बट जो शार्क टैंक मार्केटिंग दे रहा है वो कोई नहीं दे सकता। अगर मैं आपको बताऊं, अगर वैल्यू वाइज अगर आप कैलकुलेट करें तो कम से कम 15 से 20 करोड़ का मार्केटिंग है जो आपको फ्री मिल रहा है वहां पर, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ने का। उसके अलावा आप सोशल मीडिया में सालों साल तक रहते हैं। अगर मैं आपको अपनी ही बातें बताऊं, हम लोग शार्क टैंक सीजन 2 में आए थे लगभग 1 साल पहले। शार्क टैंक सीजन 3 अभी चल रहा है। हमारा एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी, लगभग 1 हफ्ते के अंदर कम से कम ऑर्गेनिकली 3 करोड़ व्यूज आ गए। सो ये है शार्क टैंक का पावर कि आप जब एक बार उसमें आ जाएंगे आपको इंस्टेंट मार्केटिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, सालों साल तक सोशल मीडिया चलता रहेगा। जब देखता रहेगा वो अचानक कभी भी वायरल होता रहेगा। ये तो देखिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जिस भी स्टार्टअप को जाने का मौका मिलता है, मैं तो सबसे यही बोलूंगा, और खासकर छत्तीसगढ़ में मैं सभी को बोलना चाहूंगा, जो भी ये स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करते हैं, जिनके पास आइडिया अच्छा है, आप शार्क टैंक में जरूर जाइए। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसी मार्केटिंग आपको नहीं मिलेगी। आकाश, इसके प्लेटफॉर्म के बारे में और अप्रोच करने के तरीके के बारे में मैं डिटेल से आपसे इसलिए भी लूंगी क्योंकि दर्शकों को मैं ये भी बताते चलूं, क्योंकि 3 सीजन हो चुके हैं, 4था सीजन आने वाला है और छत्तीसगढ़ में युवाओं और स्टार्टअप की कोई कमी नहीं है। तो क्या पता आप में से फिर से किसी को मौका मिल जाए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। सवाल यहाँ पर ये भी है आकाश कि आपके दिमाग में कब आया कि आपको शार्क टैंक पे जाना चाहिए? देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे युवा उद्यमी हैं, अलग अलग तरीके के स्टार्टअप में हैं और हो सकता है कुछ नया भी वो कर रहे होंगे। कैसे क्लिक किया आपको ये? देखिए शार्क टैंक सीजन 1 जब आया था तब मुझे भी कोई खास आइडिया नहीं था, बट मेरा स्टार्टअप चल रहा था। लगभग जब शार्क टैंक सीजन 1 खत्म हुआ, मेरा एक फ्रेंड है साइराज, जो वकाओ फूड्स का फाउंडर है, वो मुझे मिला। यंग इंडियन एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक नेशनल इवेंट था, वो मुझे वहां पर मिला और उससे मिलने के बाद मुझे समझ में आया उसका पॉपुलैरिटी। उसका जब लोगों ने
जो लोगों का उसके तरफ जो बिहेवियर था, जो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लोग उसे जानना चाह रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि ये प्लेटफॉर्म की ताकत बहुत है। बिजनेस आप भी कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट वो मीडिया पे आ चुका है, उनकी सोच मीडिया में आ चुकी है, लोगों ने उनको देखा है। तो वो जो पॉपुलैरिटी जो मुझे देखने को मिला, वहां से मुझे ये समझ में आया कि जब भी इसका नेक्स्ट सीजन आएगा तो मुझे अप्लाई करना है। और जब शार्क टैंक सीजन 2 का जब फॉर्म आया, किसी को भी रजिस्टर करना है तो फॉर्म आता है, वो आप शार्क टैंक के वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया। जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करते हैं, इनका जो सेकेंड राउंड है, फिर से आपके पास एक फॉर्म आएगा जो डिटेल में भरना रहेगा। अब अगर आपने वो सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लिया, सो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो सोनी टीवी के जो भी मेंबर्स है वो लोग लेते हैं, और उनको अगर आपने इंप्रेस कर दिया, फिर आपको शार्क टैंक में शार्क्स के सामने जाके मौका मिलता है अपने बिजनेस आइडिया को पिच करने का। सो लगभग ये 4 फेज का एक प्रोसेस है, लगभग 3 से 4 महीना लगता है। और अगर बात करें तो लगभग लाखों में एप्लीकेशंस आते हैं, और उनमें से सिर्फ 200-300 लोगों को मौका मिलता है पिच करने का, और उनमें से भी 150-200 लोगों को मौका मिलता है टीवी में आने का। सो एक काफी समझ लीजिए एक लंबा प्रोसेस है, काफी टफ प्रोसेस है। आप तभी क्वालिफाई कर पाते हैं जब आपके बिजनेस आइडिया में दम है। बिल्कुल। बहुत सारे इसके सवाल अभी और भी हैं, एक एक करके मैं पूछती चलूं आकाश। बिल्कुल। बैकग्राउंड अगर स्टील का हो, मतलब आप जैसा कहते हैं ना कि टनों में वजन नाप रहे हैं और ऐसे फूल से नाजुक पत्तों वाले पौधे और उसके मसालों पर आप खेल रहे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ कि एक एकदम हार्ड, एक एकदम सॉफ्ट, और मतलब दिशा ही अलग है, तो कैसे इस स्टार्टअप में जाने का ध्यान आया और यहाँ तक पहुँच गया? देखिए, स्टील जो बिजनेस है वो हम लोग का फैमिली बिजनेस है, और बट कॉलेज टाइम से ही अपना एक ब्रांड बनाने का बोल सकते हैं कीड़ा था कि जब भी मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा एक ब्रांड बनाऊंगा मैं। स्टील में नॉर्मली जो उसका मार्केट कंडीशंस है, ब्रांड बनाना बहुत टफ है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज पे काफी डिपेंड करता है, डिमांड सप्लाई पे काफी डिपेंड करता है। सो वो ब्रांड जो बनाने का जो एक ड्रीम था वो स्टील में बनता हुआ नहीं दिख रहा था। सो काफी रिसर्च किया मैंने, मेरे भाई ने, और हमें पता चला कि इंडिया जिस तरह से ग्रो करने वाला है, फूड कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी जो सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इंडिया डेवलप की तरफ जा रहा है। अगर मोदी जी का विजन देखें तो 2047 में वो चाह रहे हैं कि इंडिया सुपर लीडर बन जाए। सो वो बनने के लिए फूड हैबिट सबसे पहले इंप्रूव होना पड़ेगा, क्योंकि किसी का भी इनकम बढ़ता है, किसी भी अगर आप इकोनॉमी बढ़ता है, तो फूड हैबिट सबसे पहले कोई भी इंसान चाहेगा कि मेरा सबसे अच्छा हो, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट खाऊं, पैकेज प्रोडक्ट खाऊं, और जितना अच्छा हो सकता है वो खाऊं। उसके बाद फिर जो भी उसके लग्जरी है, जो भी उसके वांट है, वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा। सो ये चीजें हमने उस टाइम लगभग 2014-15 में जब हम रिसर्च कर रहे थे, तब हमने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया आगे बढ़ रहा है और फूड का डिमांड काफी रहने वाला है। सो काफी रिसर्च करने के बाद ये समझ में आया, स्पाइसेस जिसके लिए इंडिया सदियों से जाना जाता है, ये भी बोला जाता है कि अमेरिका कंट्री से बहुत मतलब कोई ना कोई स्पाइसेस खोजने के लिए इंडिया आया था। सो स्पाइसेस की चलन ऐसी है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया जाना जाता है। तो ये समझ में आया कि मार्केट बहुत बड़ा है, बट इसका जो कंजम्पशन का तरीका है वो बड़ा लो स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। कभी भी इसमें कुछ एक्साइटमेंट हुआ नहीं, तो हमने काफी रिसर्च किया, इसके टेक्नोलॉजी में काम किया, ग्राइंडिंग के। सो हम अपने मसाले को ठंडे में ग्राइंड करते हैं एट अ वेरी लो टेम्परेचर। अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में ये बात होता कि अपने खाने को धीमी आंच में पकाओ। सो जो ग्राइंड भी हम क्या करते हैं, थोड़ा ठंडे वे में करते हैं कि जिससे उसका अरोमा, उसकी पंजेंसी, उसकी खुशबू एकदम मेंटेन रहे। उसके अलावा हमने जिपलॉक पैकेजिंग का इनोवेशन किया कन्वीनियंस के लिए, आपको अपने मसाले को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। सो स्टार्टअप का पर्पस ही है कि आप क्या चेंज लेके आ रहे हैं, आप लोगों की आदतें बदल रहे हैं, या आप कुछ मार्केट में नया एकदम इनोवेशन लेके आ रहे हैं, उसी को स्टार्टअप कहते हैं आप। सो हमारे प्रोडक्ट में यही चेंजेस था जो आज के दिन में मार्केट का नीड था। ठीक है, ये चेंजेस तो आपने फील किया रिसर्च के बाद, अपने उसमें स्टार्टअप में शामिल आपने किया। आकाश, यहाँ पर आपके सामने में एक चुनौती ये भी रही होगी, जैसा आपने जिक्र किया कि भारत तो जाना ही जाता है मसालों के लिए। केरल या साउथ को आप देखिए तो मसाला उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य हमारे पास में है। ऐसे में ऑलरेडी मसाले पे इतने सारे ब्रांड मार्केट में घूम रहे हैं, उसके बीच में ज़ोफ को अपने आप साबित करने के लिए आपको लगा कि कहीं चैलेंज होगा? क्या ऐसा करेंगे जो दूसरा मसाला प्रोडक्ट वाले नहीं कर रहे हैं? क्या उस दिशा में भी आपने काम किया? बिल्कुल। ज़ोफ जो आज तक बना है वो इसीलिए ही बना है कि उसने वो दिशा में काम किया जहां पर बाकी मसाले काम नहीं कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी होता है ब्लू ओशन, रेड ओशन स्ट्रेटेजी। आप ब्लू ओशन में काम करते हैं जहां प्लेयर्स बहुत कम होते हैं, रेड ओशन वो होता है जहां सारे पर एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। सो अगर आप ज़ोफ की ग्रोथ स्टोरी देखेंगे,
आज जॉब एक ई कॉमर्स ब्रांड के नाम पे जाना जाता है। मतलब आज जो हमारा मैक्सिमम बिजनेस है वो ऑनलाइन सेलिंग करके आ रहा है, हम सीधा कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। बाकी मसाले ज्यादातर दुकानों से बेचते हैं, दुकानदारों से सेल करते हैं, हम सीधा कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। और जो हमारी टेक्नोलॉजी और जो हमारी पैकेजिंग है वो हमारा एक यूएसपी रहा। सो हमने उस तरीके से काम करने की कोशिश किया जो बाकी मसाले नहीं कर रहे हैं। उनकी पैकेजिंग बॉक्स में आती है, हमारी जिपलॉक में आती है। तो डेफिनेटली चैलेंज तो देखिए रहता ही है, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए चैलेंजेस तो आपको मिलेंगे। अगर चैलेंजेस नहीं है इसका मतलब वो इंडस्ट्री या तो ग्रो नहीं करेगा या उसमें स्कोप नहीं है। सो चैलेंजेस डेफिनेटली था, बट एक जुनून था ब्रांड बनाने का, तौर तरीका बिल्कुल नए अपनाए जो आज के जमाने के हिसाब से लोगों को क्या नीड है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना बढ़ रहा है, खासकर ग्रोसरी का, तो जब तक सब पहुंचते हम पहले ही वहां पहुंच चुके थे। सो उस तरीके से हमने अपना एक नीश क्रिएट किया मार्केट में। और एक इनिशियल सक्सेस जो था हमें मिला है, काफी बड़ी जर्नी है, बट ये बोल सकते हैं कि किसी भी बड़े जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जो इनिशियल सक्सेस होता है बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, और उस सक्सेस में चार चांद लगा दिया शार्क टैंक बोल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हम तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा मौका पता नहीं शायद आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, जो एक बूस्ट चाहिए था वो डेफिनेटली हमें मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, शार्क टैंक में जाने के लिए लोगों के मन में ये भी होगा आकाश कि मेरी सोच तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरा तो ये छोटा सा स्टार्टअप है, मेरे पास में तो अभी इसका वो भी नहीं है, टर्न डाउन भी नहीं हो रहा है, पैसे भी वापस नहीं है मेरे पास में। तो क्या क्राइटेरिया है कि हो सकता है हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में ये हो कि मेरे पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं काम भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं क्या अप्रोच कर सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए एक होता है बिजनेस, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने चारों तरफ जो भी सिचुएशन है उसको देख के कुछ एक ऐसा आइडिया बनाने की कोशिश करता है जिससे लोगों की लाइफ इजी हो सके। सो जब आप शार्क टैंक में जाते हैं, जरूरी नहीं आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपके पास बहुत बड़ा टर्नओवर हो या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। अगर आपके पास सॉलिड आइडिया है जो कि एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है मार्केट में, तो अगर आपका रेवेन्यू नहीं भी या प्री रेवेन्यू है, बस आपका एक कॉन्सेप्ट आइडिया है, तब भी शार्क टैंक में आपको पैसा लग सकता है। अच्छा। सो बड़ा बिजनेस होना, पैसा नहीं होना, ये सब क्राइटेरिया मैटर नहीं करता। अगर आपके पास आइडिया है और आपको लगता है कि उस आइडिया से बहुत सा कर सकते हैं, मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा, आप उस आइडिया पे काम करिए और उस आइडिया को सामने लेके आइए। क्योंकि अगर वो आइडिया सामने ही नहीं आया तो फिर उस पर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, लोग उसको जानेंगे कैसे? नॉर्मली मैं बोलता हूं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो आप कितने भी अच्छा आइडिया लेके बैठे हो, आप घर के अंदर बैठे हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर रहे हैं, तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? एक झिझक भी होती है आकाश, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पास में ऑलरेडी स्टील का एक बैकग्राउंड है, आप एक अच्छी फैमिली से हैं। कई बार ये देखिए ना, इनोवेशन के जो आइडियाज होते हैं वो छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में, या जो मिडिल क्लास जो बच्चे हैं आज जो नए स्टार्टअप की तरफ आ रहे हैं, उनके पास भी बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, वो छोटे पैमाने पे काम करते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप फॉर्म भरने से लेके जो प्रक्रिया पूरी होती है उसको एटलीस्ट अप्लाई तो करिए, छत्तीसगढ़ से अपनी उपस्थिति दर्ज तो कीजिए। बिल्कुल, मतलब देखिए मौका है, आपको भी नहीं पता आप होंगे नहीं होंगे, बट जब इतने सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं पूरे इंडिया से, अगर आपको लगता है कि आपके पास आइडिया अच्छा, आपको खुद पे भरोसा है, बिल्कुल मैं तो सभी को बोलूंगा सीजन 4 आ रहा है, आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, अपना लक देखिए। अगर क्या पता आपका आइडिया पसंद आ जाए और आप टैंक में पिच दे रहे हो। अगर आप पुराने सीजन में देखेंगे, शर्मा जी का आटा, झा अचार, ये सब आप देखिए, मतलब जनरल बिजनेस है, बट वो वहां टैंक में पहुंच के उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया शार्क से। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट लेने की बात है आकाश, क्या ये सच्चाई है? क्या वास्तव में वो लोग इतना पैसा लगाते हैं? मार्केटिंग तो वहां जाने के बाद हो ही गई, इस पैसे को भी लेकर है कि क्या पता मिलता है या नहीं, केवल पब्लिसिटी का स्टंट तो नहीं है? इसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए, शार्क टैंक में जो भी होता है, जैसे जब हमने स्टार्ट किया तभी बताया था, सब कुछ रियल होता है, पैसा भी रियल है, आपको पैसा मिलता है अगर आपका वहां डील हुआ है, सब कुछ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। जो मार्केट में र्यूमर्स चल रहे हैं पैसा नहीं मिलता, वो अलग कंडीशंस में होते हैं, वो कोई दिखाता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें अपना पैसा मिल चुका है। पैसा मिलने के लिए ड्यू डिलिजेंस होता है, और जब आप एपिसोड देखेंगे वहां पर वो बात बोलते हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटे का पिच है, कोई किसी को जानता नहीं है, उन्होंने ना तो आपका कोई बैलेंस शीट देखा है ना कोई नंबर्स देखा है। आप अपने कॉन्फिडेंस से उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप हमारे ऊपर पैसा डालो। हो सकता है कि आपने गलत नंबर भी बोल दिया हो। सो इसको ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, कि आपने जो बोला टैंक में वो कितनी सच्चाई है उस बात में, आपका वाकई इंडस्ट्री साइज बड़ा है, आप जो रेवेन्यू कर रहे हैं वो सच है कि नहीं है, आपकी टीम कितनी बड़ी है। सो वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है। अगर आपने जो बोला वो सच्चाई है तो पैसा लगता है। अगर आपने वहां गलत बोल दिया, आप ड्यू डिलिजेंस में फेल हो गए, तो पैसा कोई क्यों लगाएगा? रियल मनी है, कोई भी
आज के दिन में किसी को 1000 रुपए देने के पहले सोचता है, बिल्कुल, वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, और उन्हें अगर आपकी बातें ही सही नहीं हो जो आपने उनको बोला, क्यों पैसा लगेगा? अच्छा, ये जो जब फॉर्म भर रहे होते हैं आकाश, जैसा कि आपने बताया कि उसकी साइट पे ही ये फॉर्म अवेलेबल होते हैं, तो उस फॉर्म में जानकारी किस तरीके की मांगते हैं? क्या ये जो आपने बैलेंस शीट की बात कही या अपना जो टर्नओवर की बात है, जो भी चीजें हैं बिजनेस से रिलेटेड, क्या उनका जिक्र होता है उस फॉर्म में, या क्या होता है उस फॉर्म में? देखिए, जो पहला फॉर्म भरते हैं वो कुछ बेसिक डिटेल्स रहता है, आपके बेसिक फाइनेंशियल नंबर्स रहते हैं, और आपका एक जनरल आइडिया रहता है कि आप ये चीज कर रहे हैं। अगर उनको वो चीज समझ में आता है तभी वो लोग सेकंड फॉर्म आपको भेजेंगे, अदरवाइज वहीं पर बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट राउंड में बड़े बेसिक सिंपल डिटेल्स और आपका आइडिया क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि आप किस फील्ड में आप स्टार्टअप लेके आ रहे हैं अपना, और आपका कुछ बिजनेस है कि नहीं है। सेकेंड फॉर्म थोड़ा डिटेल रहता है, उसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं फाइनेंशियल्स के, वो डिटेल में भरना पड़ता है ताकि वो चेक कर सके कि कंपनी वाकई मतलब कुछ अच्छा बिजनेस कर रही है, रियल कंपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, प्रूफ के तौर पे थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है। और उसके साथ आपसे आपके बिजनेस का डिटेल्ड में एक वीडियो मांगा जाता है कि आप एक 3 मिनट का एक वीडियो बनाइए और आप उसे बताइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट यूनिक कैसे है, आपके प्रोडक्ट में यूएसपी क्या है। और ये देखने के बाद जब आपका डिटेल फाइनेंशियल उन्होंने देख लिया, जब उन्होंने आपका वीडियो देख लिया, तब आपको वो लोग प्री इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जो टैंक में जाने के पहले का होता है, और वहां जाके आपको उनको कन्विंस करना है। आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं उनको, उनके सवालों का जवाब देते हैं, फिर वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, और फिर आपको वो सिलेक्ट करते हैं कि आप जाइए टैंक में पिच करिए। अच्छा, जब आप लोग अंदर गए, शार्क टैंक में अंदर गए, तो आप लोग क्या मेंटली प्रिपेयर थे कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, या फिर जो आप कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड पूछा जाएगा? क्योंकि अंदर जाने के बाद में ये मान लिया जाए कि आप एलिजिबल हो गए हैं किसी चीज के इन्वेस्टमेंट के लिए, या वहां पर डिसाइड होता है कि हाँ कुछ दिख रहा है तो फिर वहां पर डिक्लेयर करा? आप टैंक पे जाना मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो गए हैं। हाँ, सबसे पहली बात, आप टैंक पे जाके उनको पिच करते हैं, और आपको ये नहीं पता कि आपसे किस टाइप के सवाल जवाब पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको अपने स्टार्टअप का, अपने जो जिस इंडस्ट्री में है उसका बेसिक नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो सबसे पहले पूछा जाता है कि इंडस्ट्री कितना बड़ा है, उसमें और कौन प्लेयर्स हैं जो टॉप में हैं। आप लोगों से क्या पूछा गया? भाई जैसे हमसे बार बार पूछा गया कि आपके प्लेयर, आपके इंडस्ट्री में सबसे टॉप में कौन है, तो हमने एवरेस्ट एमडीएच का नाम लिया। तो एमडीएच को लेके तो वहां टैंक में काफी सारी बातें भी हो गई थी जो टीवी में दिखाया गया था। सबसे पूछा जाता है कि इंडस्ट्री लीडर कौन है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, आपका रेवेन्यू कैसा है, आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं। आपको उनको कन्विंस करना है, वो जितनी भी बातें आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्टार्टअप में नहीं, स्टार्टअप फाउंडर में पैसा लगाते हैं। हो सकता है कि आपके स्टार्टअप में कुछ कमी हो, बट आप एज ए फाउंडर बड़े सॉलिड हो, जो उनको अच्छा लग गया, कॉन्फिडेंस, तो वो आपके पैसा लगा देंगे। क्योंकि सी आइडियाज तो वो भी थोड़ा बहुत देख के आपके स्टार्टअप को चेंज कर सकते हैं, बिजनेस आइडिया नया बता सकते हैं, बट फाउंडर में कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस आता है माइंडसेट से। सो जो भी फाउंडर वहां पर जाए, एटलीस्ट माइंडसेट हो कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छा स्टार्टअप क्रिएट करना है, वही देख के पैसा लगेगा। सिर्फ शार्क टैंक में नहीं, कभी भी किसी के ऊपर जब पैसा लगता है, फाउंडर को सबसे पहला देखा जाता है कॉन्फिडेंस वैल्यू, कॉन्फिडेंस, वो कितना एथिकल दिख रहा है, बातें कितना अच्छा करता है, इंडस्ट्री नॉलेज कितना है, वहां पर वो जज करके पैसा लगाते हैं। अच्छा, क्या कारण लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में जब इतने सारे स्टार्टअप हैं, यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जो नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं उसमें है वैरायटी, फिर क्यों नहीं अप्रोच करते, या ये समझा जाए कि उनको मौका नहीं मिला, या और करना चाहिए? बोल सकते हैं। देखिए, कल्चरल का बहुत बड़ा फर्क है। जब आज बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ कल्चर है, स्टार्टअप कल्चर है, लोग बहुत सारे प्रोग्राम होते रहता है, मिलते रहते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स होता है जहां पर लोग जाके नई नई चीजें करते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी ये ग्रोथ फेज में है, तो यहां पर बोल सकते हैं कल्चर मिसिंग है, जो धीरे धीरे बन रहा है। तो जिस दिन ये बन जाएगा काफी, तो आपको काफी से रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। होता क्या है कि हर जगह स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, हर जगह आइडियाज अच्छे होते हैं, माहौल का बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किस माहौल पे हैं, वो माहौल अगर अच्छा है तो आपको 10 चीजें आप नए सीखते हैं और आप वैसे आगे बढ़ते हैं। शायद मुझे थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहा, मैं बाहर रहा हूँ, मैं मिलते रहता हूँ, मतलब बिजनेस स्टार्टअप को लेके थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो शायद मुझे आइडिया लग पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने किससे मिला और वहां से मैंने फॉर्म भरा। सो ये कल्चर वाली बात है। तो अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे आप किसी से मिले और आपने वो फॉर्म भरा, और आपका तो माहौल पहले से ही बहुत अच्छा रहा, जहां आप पढ़ाई लिखाई उठते बैठते रहे, लेकिन अब आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि आप तो आ चुके हैं शार्क टैंक से, तो आपको ये ऐसा नहीं लगता कि आपको भी ऐसे लोगों के बीच में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए, या उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए? मैं पिछले 1 साल से यही कर रहा हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, लगभग मैं 1 साल में 10 से ज्यादा कॉलेज स्कूल जा चुका हूँ।
मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनको बताता हूँ। और मैं लल्लू राम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये जो आज हम बातें कर रहे हैं, ये शार्क टैंक के बारे में बातें कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में लोगों को जागरूक करने के लिए बातें हैं, उनके जो डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए बातें हैं, सो दैट वो भी आगे बढ़े इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में। क्योंकि जब पूरा समझिए, जब पूरा समाज आगे बढ़ेगा, स्टार्टअप कल्चर आएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बढ़ता जा रहा है, छत्तीसगढ़ से भी नाम अगर बहुत सारे जाएंगे तो नाम भी सभी को अच्छा लगता है। क्योंकि मैं भी सिटी से, इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले सीजन में रायपुर से कम बहुत सारे लोग जाएं, वहां से वो फंड रेज करके आए, तब तो वो माहौल बनेगा। जो कल्चर की बातें करते हैं वो माहौल तभी बनेगा। शुरुआत एक से ही होती है। बोल सकते हैं कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, बस अब बहुत सारे लोगों को ये डील क्रैक करने का है। जब वो क्रैक कर लेंगे तो आई थिंक छत्तीसगढ़ काफी आगे बढ़ सकता है। शुरुआत तो आपने कर दी है, देखिए सिलसिला आगे बढ़ता है। दूसरा अहम सवाल ये कि सीजन 4 अब स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी दीजिए कि इसमें जाने के लिए तैयारी आपको कब से करनी होगी, माइंडसेट के आपको नॉलेज के हिसाब से, और एक बिजनेस पर्पज से भी छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूँ कि सोच मेरे पास में बहुत अच्छी है लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तो आपके पास में बहुत सारा है कि अब गवर्नमेंट भी कर रही है कि स्टार्टअप के लिए मुद्रा दे रही है, लोन दे रही है, तो ये सारी चीज़ों का कितना मैटर करता है, कितना महत्वपूर्ण है किसी भी यंग बच्चों के लिए कि आज ऐसी दिशा में वो काम करें। देखिए किसी को भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो देखिए माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप स्टार्टअप इसलिए मत स्टार्ट कीजिए कि मेरे आसपास वाले स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं भी चलो स्टार्ट कर देता हूं। ये तो कभी ये गलती नहीं करना है किसी को भी। आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि मुझे स्टार्टअप चालू करना है, मुझे, मेरे पास आइडिया अच्छा और मुझे इसको बड़ा करना है। सो जिस दिन आपके पास ये माइंडसेट आ गया, ये आइडिया आ गया, फंड तो देखिए मैम मिल जाएगा। आज गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है, आसपास के लोग भी लगा देते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर भी बैठे हैं। आइडिया सॉलिड होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। जिस दिन आपके पास जुनून है और आइडिया है, बात मानिए लोग पैसा लेके बैठे हैं और वो आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको नहीं चाहिए होगा पैसा देने के लिए भी। तो बस पहले तो वो डेवलप हो जाए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और जब भी किसी को स्टार्ट करना है अपने आप को टाइम दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। स्टार्टअप कोई हड़बड़ी से बनता नहीं है, प्यार से बनता है, आराम से बनता है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, तैयार करिए, मार्केट में आइए। देखिए पैसा तो अपने आप आएगा और शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म तो है ही है। किसी भी तरह से अगर आप उसमें पहुंच जाते हैं, पहला साल नहीं हुआ दूसरा साल पहुंच जाइए, दूसरा साल नहीं हुआ तीसरा साल पहुंच जाइए। इंतजार कीजिए कब आपको मौका मिलता है, तो जिस दिन आप पहुंचेंगे मार्केटिंग भी होगा, स्टार्टअप भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये जो आइडिया की बात आपने कही, क्योंकि आपने तो काफ़ी रिसर्च किया, ये आइडिया अगर आपको रिसर्च करना है तो किन लोगों से मिलना होगा? क्योंकि अगर एक ही फील्ड पे, जैसे कि मसाला आपका था और ऑलरेडी मार्केट में बहुत मसाला है, तो कोई अपनी यूएसपी बताता नहीं है, तो ऐसे में आपको रिसर्च कैसे करना है, किन बातों को और कहाँ से पकड़ना है, क्या रिसर्च? मैम हर कैटेगरी में स्कोप बहुत है। इंडिया 140 करोड़ का आबादी वाला देश है, स्कोप बहुत है। ऐसा नहीं है कि आज मसाले बहुत सारे हैं तो दूसरा मसाला नहीं आ सकता। आप रिसेंटली देखे होंगे 10 साल में हर कैटेगरी में कोई ना कोई बड़ा ब्रांड बन चुका है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में बोट बन गया, पर्सनल केयर में मामा अर्थ बन गया। ऐसा नहीं है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। आप क्या मार्केट को नया देते हैं, आप अपने कंज्यूमर को कितना समझते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, जेनजी मिलेनियल्स का जमाना है, आप वो चीज बनाइए जो उनको अट्रैक्ट करता है। आज जॉफ कोई भी एजेड लोगों को टारगेट नहीं करता, मम्मी दादी या जो भी डोमेस्टिक हेल्प होते हैं। जॉफ जेनजी मिलियंस को टारगेट करता है, हेल्थ की बातें करता है। जब वो लोग ही सुनते हैं, वो घर में जाके बोलते हैं कि हमें जॉफ का मसाला चाहिए। सो तरीका बदल चुका है बिजनेस करने का। तो ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। रिसर्च सर्वे गूगल से होता है, आप ऐसे कम्युनिटी में रहिए जहां स्टार्टअप की बातचीत होती है। रायपुर में बहुत कम्युनिटी है, आपको लगता है रायपुर में नहीं है, आप बेंगलोर जाइए। सो आपको कम्युनिटी में रहना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल है, मार्केट सिंडिकेट का आप पढ़िए। आज के दिन में इतने इतने बिजनेस कॉलम्स आते हैं, आप उसको पढ़िए, जानिए और ऑब्जर्व कीजिए। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है, आप जहां बैठे हैं, जहां भी रहते हैं, आप ऑब्जर्व करिए। आपने ऑब्जर्व किया कि यार पानी अच्छा नहीं आ रहा है, अब इस पानी को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, आप उस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया वहां पर देखने को मिले। चूंकि समय कम है, आकाश हमारे पास में लास्ट में शार्क टैंक को लेकर कुछ कहना आप चाहें, क्योंकि एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा अगर किसी भी नए स्टार्टअप करने वाले बच्चों को ये मौका मिलता है। देखिए मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जॉफ के लिए शार्क टैंक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था जहां से जो जॉफ का विजन था वो पूरा करने के लिए हमें मौका मिल गया। मैं दूसरे लोगों को बोलना चाहूंगा, जो खासकर छत्तीसगढ़ में जो फाउंडर्स हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली शार्क टैंक में जाने की कोशिश करिए।
गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट शो है। जो भी होता है ऑन स्किल, आपका प्रोडक्ट कैसा है उस पर होता है, पर ट्राई करते रहिए। ऐसा मौका कोई और शो नहीं दे सकता। मैं तो बोलता हूँ वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, और मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद रायपुर से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ के लोग ज्यादा फॉर्म भरें और इन्वेस्टमेंट लेके आए, तभी अपना छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। बहुत अहम जानकारी आपने दी आकाश, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमें लगता है कि आपकी बातचीत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे और अगले शार्क टैंक पे नंबर ऑफ बिल्कुल मैम, एक भी कोई इंस्पायर हो गया इसमें और जाके वो डील लेके आ गया तो बहुत खुशी होगी। बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात के लिए। थैंक यू। तो ये थे आकाश अग्रवाल, ज़ोफ मसाले के ओनर, जिन्होंने शार्क टैंक में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।